डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने ट्रिपल सी नीट यूट्यूब चैनल में। आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। और आज हम लेके आए हैं नया टॉपिक, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, जिसके हम एमसीक्यू करने वाले हैं, एमसीक्यू पूरा करने वाले हैं। और उसके बारे में हम पूरा डिटेल में एमसीक्यू यानी कारण विद यानी कि रीजंस के साथ में करेंगे। तो आइए हम पहला क्वेश्चन करेंगे, और जो कि नीट 2025 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण एवं बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पे टॉपिक है। तो पहला क्वेश्चन लेके आए हम। मानव नर में जनन और मूत्र प्रणाली की साझेदारी अंतस्थ वाहिका है। मूत्रमार्ग, मूत्रवाहिनी, शुक्रवाग, शुक्रवाहिका। यानी कि मूत्रमार्ग जो मूत्रवाहिनी नलिका है, यानी कि मूत्र मार्ग जो होता है वो मूत्र नलिका भी, मूत्रवाहिकी भी है। और जिसका उद्गम मूत्राशय की ग्रीवा से होता है। नर का शिश्निक भाग, जो शिशन भाग होता है ना, वो बाह्य मूत्र छिद्र के रूप में बाहर खुलता है। यानी कि जो मूत्र का वो जो भाग है ना, मूत्र मार्ग का मूत्र जिसका उद्गम मूत्राशय की ग्रीवा से होता है। नर का शिशन होता है ना, जो आगे अगला भाग, उसके भाग में मूत्र छिद्र के रूप में बाहर खुलता है। नर में यूरिन और सीमन का निकलना एक ही रास्ते से होता है, यानी कि यूरिया और सीमन उसका भी। तो अगला तो हमारा इसमें आंसर आएगा ए, मूत्र मार्ग। अगला क्वेश्चन है हमारा, मानव शरीर में पाए जाने वाले लीडिंग कोशिकाओं से किसका स्रावण होता है। यानी कि मानव में जो लीडिंग कोशिकाएं पाई जाती हैं उससे किसका श्रवण यानी बाहर जो निकलते हैं उसका। तो अंतरालिक कोशिकाएं या लीडिंग कोशिकाएं होती है ना, वो वृषण शुक्रवाहिनी नलिकाओं के मध्य बिखरी रहती हैं। ये अग्र जो होते हैं ना, आगे का पीयूष ग्रंथि से लैटिट्यूनाइजिन हार्मोन द्वारा उत्पन्न होती हैं, जो एंड्रोजन स्रावित करती हैं, यानी कि जो कि एंड्रोजन का स्रावण करती हैं। हमारा ऑप्शन आएगा डी। अगला क्वेश्चन है हमारा, यदि किसी कारणवश मानव के जनन तंत्र में शुक्रवाहिका यानी बासा इफ्रेंटिना बंद हो जाए तो युग्मक का स्थानांतरण कैसे नहीं होगा, यानी युग्मक का स्थानांतरण नहीं होगा। तो उसके लिए क्या है, एपिडिडाइमिस से शुक्रवाहक तक, अंडाशय से गर्भाशय तक, योनि से गर्भाशय तक, या वृषण से एपिडेमाइसिस तक। तो हमारा इसमें आएगा, यदि किसी कारणवश मानव की अपवाहिया नलिकाएं जो बंद हो जाती है ना, शुक्रवाहिका बंद हो जाएंगी, तो शुक्राणु वृषण से एपिडिडाइमिस तक स्थानांतरित नहीं हो सकते, क्योंकि भाषा जो होते हैं ना शुक्रवाहिका, वो 10 से 20 महीने नलिकाएं होती हैं। जो होता है टेस्टिस तथा एपिडिडाइमिस डक्स, एपिडिडाइमिस कहते हैं जिसे, को परस्पर जोड़ती है। जो कि एपिडिडाइमिस प्रत्येक वृषण से निकलने वाली नलिका को युग्म है, जिनकी अपवाह नलिकाओं से मिलने से बनती हैं। तो हमारे इसमें आएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, सर्टोली कोशिकाएं स्रावित करती हैं, यानी सर्टोली कोशिकाएं क्या निकालती हैं, क्या रिलीज करती रहती हैं। अंडाशय में तथा प्रोटोजोन स्रावित करती हैं, एड्रिनल कॉर्टेक्स में तथा एड्रिनल स्रावित करती हैं, शुक्राणु जनन कोश नलिकाओं में तथा जनन कोशिकाओं को पोषण प्रदान करती हैं, या अग्नाशय में तथा कोलिस्टोकाइनिक स्रावित करती हैं। जो सर्टोली कोशिकाएं होती हैं ना, तथा वो पिरामिड के आकार की होती हैं सेल्स। जो शुक्र जो होता है ना, जनन कोशिकाओं का आंशिक रूप, उनको ये क्या ढक के रखती हैं, ढकती हैं। और शुक्राणु को जनन कोशिकाओं को पोषण प्रदान करती हैं, यानी शुक्राणु या तथा उनको पोषण भी प्रदान करते हैं सर्टोली सेल्स। ये ग्लाइकोप्रोटीन हार्मोन इनहिबिशन स्रावित करती हैं, ग्लाइकोप्रोटीन हार्मोन स्रावित करती हैं। तो शुक्राणु निर्माण के नेगेटिव फीडबैक होता है ना, उसको कंट्रोल में सम्मिलित रखती हैं। तो हमारा है इसमें सी,
शुक्राणु नलिकाओं के अंतर को पोषण प्रदान करती हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हिस्टेरेक्टोमी में शल्य क्रिया द्वारा किसको काट कर निकाला जाता है? गर्भाशय, प्रोस्टेट ग्रंथि, शुक्रवाहिका, स्तन ग्रंथियाँ। जो हिस्टेरेक्टोमी होती है ना, वो शल्य क्रिया द्वारा गर्भाशय को काट कर बाहर निकाल दिया जाता है, यानी कि गर्भाशय होता है उससे बाहर निकाला जाता है। जो पूर्ण गर्भाशय का कुछ भाग अथवा जो यूटेनरी बॉडी का अलग करते हैं ना, अलग करके निकालते हैं, उससे महिला गर्भ धारण करने में असमर्थ होती हैं, इसलिए। तो हमारा आंसर आएगा गर्भाशय, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है हमारा, फैलोपियन नलिका का कौन सा भाग अंडाशय के निकटतम होता है? इन्फंडिबल कीप, सर्विक्स, एम्पुला या इस्थमस? तो हमारा इसमें आएगा इन्फंडिबल यानी कीपक, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है हमारा, बार्थोलिन कोष ग्रंथियाँ स्थित होती हैं। बार्थोलिन ग्रंथियाँ होती हैं वो कहाँ होती हैं और क्यों होती हैं? मनुष्य में शुक्र भाग के प्रत्येक तरह, उभयचरों में सिर के दोनों तरफ, पक्षियों में न्यूनकृत पूंछ सिरे पर यानी पक्षियों के पूंछ के सिरे पर, या फिर मनुष्य में योनि की प्रत्येक साइड में। अब ये जो होते हैं बार्थोलिन नलिका, ये काम हमने मनुष्यों में पढ़ी हैं। तो मनुष्य के उत्तेजन और मैथुन होते हैं ना, यानी कि जैसे सेक्स के लिए जो भी लेडीज है या लेडी उत्तेजित होती है, मैथुन के दौरान वो चिपचिपा पदार्थ स्रावित करती हैं, यानी कि जो एक तरीक़ा से पानी जैसा चिपचिपा सा पदार्थ होता है उससे रिलीज करती हैं लड़कियाँ। ये चिपचिपा पदार्थ योनि मार्ग से ही निकलता है, योनि मार्ग के मार्ग से ही निकलता है, जो कि मैथुन से सहायता होती है। तो इसमें आएगा हमारा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, जीवन के किस चरण में अंड जनन प्रारंभ होता है? यानी कि जो किस अवस्था में अंड जनन का बनना शुरू होगा? तो भ्रूण परिवर्तन चरण के दौरान होती हैं। जो मिलियन मात्र युग्मक कोश का है ना, यानी अंड जननी ओवोनिया प्रत्येक भ्रूण अंडाशय के अंदर निर्मित होती हैं। जन्म के बाद अंड जननी का निर्माण और उसकी वृद्धि नहीं होती, यानी कि जन्म के बाद में ये नहीं होती, उससे पहले ही सब कुछ हो जाता है। तो हमारा ऑप्शन आएगा भ्रूण चरण के साथ, यानी कि जब भी ये भ्रूण बना है तब, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, द्वितीयक अंडक का अर्धसूत्री विभाजन पूर्ण होता है? जो सेकेंडरी ओवम होता है ना, उसका हेमोसाइसिस यानी कि मियोसाइसिस होता है। संभोग के समय, युग्मनज बनने के बाद, शुक्राणु एवं अंडाणु के संलयन के समय, या अंडोत्सर्ग से पहले। मनुष्य में जो प्राथमिक अंडक होता है तो वो तो आकार में वृद्धि कर रचना अर्धसूत्री विभाजन पूरा कर लेता है, तो वो तो क्या फर्स्ट होता है प्रारंभिक अंडक। जब द्वितीय अंडक की रचना होती है, यानी द्वितीय अंडक जब बनता है जब निषेचन नहीं होता, क्योंकि अर्धसूत्री विभाजन द्वितीय के मेटाफेज अवस्था में होता है, यानी कि मेटाफेज अवस्था में होता है, अर्धसूत्री विभाजन पूर्ण नहीं होता। जबकि द्वितीय अंड में तीव्रता से अर्धसूत्री विभाजन द्वितीय की बची हुई अवस्था को पूरा कर लेता है और अंडाणु का निर्माण होता है। जैसे शुक्राणु होते हैं वो कोशिका में संलयित हो जाते हैं। तो इसमें आएगा हमारा ऑप्शन ए सी। अगला क्वेश्चन हमारा, स्पर्मेटोजेनेसिस एवं स्पर्मेसिएशन में क्या अंतर है? स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजुआ का निर्माण होता है, इसे स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। शुक्राणु जनन के बाद शुक्राणु का सिर सर्टोलिस कोशिका में धंस जाता है। शुक्राणु कोशिका जनन नलिकाएं एक स्पर्मेशन द्वारा छोड़ दिए जाते हैं। शुक्राणु जनन नलिका में स्पर्मेशन द्वारा छोड़ दिए जाते हैं। तो हमारा ऑप्शन आएगा इसमें डी, यानी स्पर्मेजेनेसिस में शुक्राणु बनते हैं, जबकि स्पर्मेशन के शुक्राणु को सर्टोली कोशिका द्वारा शुक्र जनन नलिका में गुहा का मोचन होता है।
डी। अगला क्वेश्चन है हमारा एंड्रम पुटक। एंड्रम पुटक में निम्नलिखित में से कौन सी सतह अकोष्ठीय होती है? एंड्रम जो होता है ना उसमें कौन सी है जो सतह उसमें ये देखिए थीका इंटरना, स्ट्रोमा, जोना पेलुसिडा, ग्रेनुलोसा। तो इसमें आएगा सी यानी कि जोना पेलुसिडा हमारा आंसर सी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से ग्राफिक पुटक में अंडाणु का मोचन अंड उत्सर्ग करेगा? प्रोजेस्टेरोन की उच्च सांद्रता या एलएच की निम्न सांद्रता या एफएसएच की निम्न सांद्रता, एंड्रोजन की उच्च सांद्रता। तो इसमें क्या है युग्म जो होते हैं ना एक तरफ से होता है कि जो एफएसएच और एलएचएस और एंड्रोजन उत्सर्जन है अंडाणु का मोचन के दौरान अपने उच्चतम स्तर को प्राप्त करते हैं कि उच्चतम इसमें आएगा डी एंड्रोजन की सांद्रता ऑप्शन डी। ये उच्चतम को करता है ये इसमें ये निम्नतम नहीं इसमें निम्नतम नहीं इसमें निम्नतम होता है जबकि इनमें उच्च और इसमें उच्च। अगला क्वेश्चन है आवर्त चक्र यानी जो मेन्यूल साइकिल होती है ना उसके ल्यूटियल प्रावस्था में किसी नए फॉलिकल का विकास नहीं होता क्योंकि अंडोत्सर्ग के पश्चात यानी अंडा जो बनेगा उसके पश्चात अंडाशय में फॉलिकल नहीं रहते। ल्यूटियल प्रावस्था में एफएसएच का स्तर अधिक होता है या ल्यूटिकल प्रावस्था में एलएच का स्तर अधिक होता है। ल्यूटियल प्रावस्था में एफएसएच और एलएच दोनों का स्तर कम होता है। तो इसमें जो आएगा हमारा डी क्योंकि ल्यूटियल प्रावस्था में एफएसएच और एलएचएस का स्तर कम रहता है ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है हमारा मादा में जीएनआरएच पल्स बारंबारता का बदलाव का नियंत्रण किसके परिसंचरण स्तर द्वारा होता है? यानी जो होता है ये श्रम हाइपोथैलेमस जो होता है ना हाइपोथैलेमस द्वारा होता है। ये श्रम जो पीयूष ग्रंथि की जो अग्रपाली है ना एलएच ल्यूटियोजाइनिक हार्मोन द्वारा एफएसएच के श्रावण को उत्तेजित करते हैं। तो एफएसएच अंडाणु की पुटक कोशिकाओं की वृद्धि एवं एंड्रोजन के निर्माण को दीपत करता है। तो हमारा ऑप्शन आएगा इसमें एंड्रोजन प्रोजेस्टेरोन ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है हमारा स्तनधारी में शुक्राणु बंधन के ग्राही कहाँ उपस्थित होते हैं? पीतक झिल्ली, परिपीतकी आकाश, जोना पेलुसिडा या कोरेना रेडियाटा। इसमें जो होता है यानी कि स्पर्म का जो प्रवेश होता है ना स्पर्म का प्रवेश वो द्वितीयक oocyte के अर्धसूत्री विभाजन के पूर्ण होने को प्रेरित करता है जबकि द्वितीयक समसूत्री विभाजन भी असमान होता है। इसके फलस्वरूप द्वितीय पोलर बॉडी है ना एक अगुणित ओवम होगा और 3 पोलर बॉडी। उसी ग्रीस स्पर्म का अगुणित केंद्रक ओवम का केंद्रक एक दूसरे संगत होंगे और एक द्विगुणित जायगोट बन जाएगा। तो हमारा इसमें आएगा ऑप्शन बी यानी कि परिपीतकी अवकाश ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है हमारा अंडक केंद्रक से द्वितीय ध्रुवीय पिंड कब बाहर निकलते हैं? क्योंकि प्रथम विदलन के साथ, शुक्राणु के प्रवेश के बाद या फिर प्रवेश के बाद लेकिन निषेचन से पहले या निषेचन के बाद या शुक्राणु एवं अंडाणु में प्रवेश से पहले। ये सॉरी इसका परिपीत ही नहीं इसका आगा जोना पेलुसिडा ने भी गलत कर दिया। अभी ये लेकिन 16वें क्वेश्चन का आएगा जो हमारा बी ए शुक्राणु प्रवेश के बाद
निषेचन से पहले जो हमने भी बताया था कि जायगोट के एक दूसरे से संलित करेंगे वो और महीने जब। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, क्षमतायन कहाँ होता है? वृषणजालिका, अधिवृषण, शुक्रवाक, मादा जनन क्षेत्र। मानव में अंडाणु का उत्सर्जन द्वितीय अंडक के रूप में होता है, ठीक है ना। तो मादा जनन मार्ग होता है ना, मेल जनन मार्ग में शुक्राणु एवं अंड को निषेचित कर सकते हैं। इसके लिए मादा जनन मार्ग में तो श्रावण होते हैं मादा जनन में से। ये श्राव शुक्राणु विशेषकर एक्रोसोम के ऊपर जमे पदार्थ कवच को हटाते हैं और एक्रोसोम को ग्राही क्षेत्र यानी रिसेप्टर साइट एक्सपोर्ट हो जाते हैं और शुक्राणु अंड में प्रवेश करने के क्रियाशील होते हैं। स्तनधारी जो मैमल्स में शुक्राणु क्रियाशील में होती है उसे हम क्षमतायन कहते हैं, यानी कैपेसिटेशन कहते हैं। तो हमारा इसमें आएगा आंसर हमारा कौन सा? डी, मादा जनन क्षेत्र। उस समय हमारा आंसर है मानव मादाओं में अर्धसूत्री विभाजन सेकंड किसके पूर्ण होने तक नहीं होता? निषेचन, गर्भाशय में अंतरोपण, जन्म या यौवन आरंभ। तो मानव में अंडाणु का उत्सर्जन द्वितीय अंडक के रूप में होता है। द्वितीय अंडाणु का परिपक्वन माता के फैलोपियन नलिका में होता है। अक्सर स्पर्म का द्वितीय oocyte होता है ना, जिसमें प्रवेश निषेचन अवस्था में होता है। शुक्राणु के प्रवेश से पुण्यचलित कोशिकाएं चक्र टूटकर यानी कि MPR यानी मेटाफेज प्रोमेटिंग फैक्टर का परिवर्तन एनाफेज का होता है। इसमें आएगा हमारा निषेचन। अगला क्वेश्चन है हमारा, सगर्भता के उत्तरार्ध की अवधि में कौन सा रिलैक्सिन हार्मोन का स्रावित करता है? कौन है जो स्रावित करता है? सगर्भता के उत्तरार्ध की अवधि में पीत पिंडक द्वारा रिलैक्सिन हार्मोन का स्रावण किया जाता है। यानी पीत पिंडक होते हैं उनके द्वारा रिलैक्सिन हार्मोन को स्रावित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, सर्वभक्ताई जो होते हैं उनमें को बनाए रखने के लिए अफरा कौन सा हार्मोन स्रावित करता है? ठीक है, इसको बनाए रखने के अफरा में कौन सा हार्मोन आएगा? जो अफरा एक अस्थायी अंग होता है यानी कि प्लेसेंटा जो माता एवं पिट्स के बीच गैसों पोषण उत्सर्जन पदार्थों का विनिमय करता है। फिटस यानी कि बच्चे की माता और बच्चे के बीच में होता है। निम्न हार्मोन होते हैं मानव कैरियोकाइन, गोनोट्रोपिन यानी कि HCG, मानव गर्भाशय लैक्टोजन HPL, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन और रिलैक्सिन। तो हमारा इसमें आंसर आएगा HCG, HPL, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन यानी कि ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है हमारा, स्तनपायी भ्रूण की भ्रूणावस्था झिल्ली उल्ब किससे बनती है? मध्य जनन स्तर से एवं पोषण कारक, अंतःस्तरीय त्वचा एवं मध्य जनन स्तर से या बाह्य त्वचा एवं मध्य जनन स्तर से, बाह्य त्वचा एवं अंतःस्तर से। तो इसके लिए जो होता है कि भ्रूणावस्था झिल्ली उल्ब यानी एमनियो रेप्टाइल्स पक्षी व स्तनधारियों में झिल्ली के लिए द्रवयुक्त गुहा बनती है जो भ्रूण को घेरे रहती है। डेवलपमेंट के दौरान एमियोन यानी कि भ्रूणीय झिल्ली अतिरिक्त भ्रूणीय ऊतकों के फोल्ड से बनती है जिससे सोमैटोप्लूरल कहते हैं। ये अंदर से एक्टोडर्म और बाहर से मेसोडर्म से बनता है। एमियोन से पतला पारदर्शी द्रव भरा होता है जिससे भ्रूण लटका हुआ रहता है, जिसमें भ्रूण जो लटका हुआ था उससे ये भ्रूण की गद्दी यानी काउशिंग प्रदान करता है जो धक्कों व चोटों से सुरक्षा प्रदान करता है। तो हमारे इसमें आएगा ऑप्शन सी, यानी कि अभी क्या होता है एंडोडर्म एंड मेसोडर्म।
अगला क्वेश्चन है हमारा, मानव में प्रसव के आरंभ में कौन सा निम्न में से महत्वपूर्ण अवयव नहीं है? प्रोस्टोलैंगिटिन का संश्लेषण, ऑक्सीटोसिन का उन्मोचन, प्रोलैक्टिन का हार्मोन, एस्ट्रोजन व प्रोजेस्टेरोन के अनुपात में वृद्धि। तो इसमें क्या, जो दुग्ध निर्माण होता है ना, दुग्ध निर्माण लैक्टोसन के दौरान प्रोलैक्टिन हार्मोन का पीयूष ग्रंथि के अग्रलोक से स्रावित होता है। देखिए प्रोलैक्टिन का मोचन होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से मानवों में प्रसव की प्रक्रिया के आरंभ के लिए एक महत्वपूर्ण घटक नहीं होता? प्रोलैक्टिन का मोचन, या फिर एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का अनुपात में वृद्धि प्रसव के बाद है, या प्रोलैक्टिन के संश्लेषण, ऑक्सीटोसिन का मोचन। सेम वही क्वेश्चन आ गया हमारे पास भी यही। तो हमारा इसमें क्या आएगा, ये प्रोलैक्टिन का मोचन। अभी हमने यही किया, प्रोलैक्टिन का मोचन। अगला क्वेश्चन है, मानव में किसके मोचन से गर्भ उत्प्रेक्षण प्रतिवर्तित यानी फीटल इंजेक्शन रिफ्लेक्स प्रेरित किया जाता है? भ्रूण पिट्यूटरी द्वारा ऑक्सीटोसिन से, मानव अफरा द्वारा, मानव कैरियन गोनेट्रोपिन द्वारा यानी HCG से, अफरा द्वारा मानव प्लेसेंटल लैक्टोजन से, HPL से, मातृ पिट्यूटरी द्वारा ऑक्सीटोसिन से। जो हमारा तो आंसर आएगा हमारा डी, ऑप्शन डी, मातृ पिट्यूटरी ऑक्सीटोसिन से। अगला क्वेश्चन है हमारा, वयस्क मानव मादा में ऑक्सीटोसिन पिट्यूटरी की उत्तेजित करता है ताकि वैसोप्रेशन का श्रवण हो सके। प्रसव के दौरान तेजी से गर्भाशय संकुचन पैदा होता है, या फिर श्रावण का अग्र पिट्यूटरी होता है, या स्तनधारियों की वृद्धि को उत्तेजित करता है? तो हमारा इसमें आएगा ऑप्शन बी, यानी कि प्रसव से जो तो गर्भाशय संकुचन होता है, तो हमारा आएगा डी। आशा करता हूँ आप सभी को क्लास बहुत अच्छी लगी होगी, और इसी प्रकार से हम कुछ टाइम के लिए गैप लग गया था, इसलिए हम क्लास लेके नहीं आए थे। अभी रेगुलर क्लास लगेगी और हम पूरे कम से कम 15 टॉपिक के MCQ लेके आएंगे, और इसी टॉपिक वाई आएंगे। और इस आने के बाद हम अपनी क्लासें जो थ्योरेटिकल होंगी वो हम पूरा करेंगे, हम वही भी एक टॉपिक के साथ साथ। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए, और आप अपने दोस्तों के लिए शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें वीडियो पसंद आई तो। थैंक यू।